कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन चल रहा है, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू है और वे अब इस कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित कर रहे हैं। अब हमें स्वराज चाहिए, इससे कुछ भी कम नहीं। अब आगे भारत की गुलामी स्वीकार करना मानवता के प्रति अपराध है। आज 26 जनवरी को हम अपना स्वाधीनता दिवस घोषित करते हैं। अगले वर्ष 26 जनवरी 1930 को हमारा पहला स्वाधीनता दिवस होगा। आज के दिन हम हिंदुस्तान की आजादी के लिए 3 रंगों का झंडा भी स्वीकारते हैं। हम महात्मा गांधी जी के निर्देशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। महात्मा गांधी जिंदाबाद! महात्मा गांधी जिंदाबाद! महात्मा गांधी जिंदाबाद! ब्रिटिश शासन ने इस देश को भौतिक, सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक विनाश के कगार तक पहुंचा दिया है। मैं इस शासन को देश के लिए एक अभिशाप मानता हूँ। राजद्रोह अब मेरा धर्म बन चुका है। अब हम अंग्रेजी राज के किसी प्रकार के कानून को नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। हम जमीन का लगान नहीं देंगे। नहीं देंगे, नहीं देंगे। हम फॉरेस्ट कानून भी नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। हम नमक कर भी नहीं देंगे। नहीं देंगे, नहीं देंगे। हर हिंदुस्तानी इस सरकार के कानूनों की सविनय अवज्ञा करेगा। सिविल डिसोबीडियंस। अंग्रेजी राज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अंग्रेजी राज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अंग्रेजी राज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज से इस देश का कोई भी नागरिक नमक नहीं बनाएगा। सुनो सुनो सुनो, मुनादी सुनो। मुनादी है कि आज से इस देश का कोई भी नागरिक नमक नहीं बनाएगा। सुनो सुनो सुनो, मुनादी सुनो। धक्के की चोट। महात्मा गांधी जिंदाबाद! महात्मा गांधी जिंदाबाद! महात्मा गांधी जिंदाबाद! मुर्दाबाद! 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 भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! महात्मा गांधी जिंदाबाद! महात्मा गांधी जिंदाबाद! महात्मा गांधी जिंदाबाद! हम भारतीय लोग नमक बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। हम साबरमती आश्रम से समुद्र के किनारे दांडी ग्राम तक 241 मील की पैदल यात्रा करेंगे और वहां नमक बनाएंगे। हम नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू कर चुके हैं और अंग्रेजी राज को यह बता देना चाहते हैं कि अब हम तुम्हारा कोई भी गलत कानून नहीं मानेंगे। इस देश का हर आदमी अब इतना मजबूत है कि वह किसी के भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सब भारतीय धार्मिक है और इस समय हमारा सबसे बड़ा धर्म है अंग्रेजी राज के अन्याय को तोड़ना। आज इस देश का बच्चा बच्चा अंग्रेजी राज के काले कानून को तोड़ेगा और नमक बनाएगा। महात्मा गांधी जिंदाबाद! महात्मा गांधी जिंदाबाद! महात्मा गांधी जिंदाबाद! काला कानून मुर्दाबाद! काला कानून मुर्दाबाद! काला कानून मुर्दाबाद! दांडी ग्राम जाएंगे। नमक वही बनाएंगे। दांडी ग्राम जाएंगे। नमक वही बनाएंगे। दांडी ग्राम जाएंगे। नमक वही बनाएंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे
ही हमारा धर्म है। मुझे देश के कोने कोने से समाचार आए हैं। हम इस समय अंग्रेजी राज के गलत कानून का विरोध करने के लिए जाग गए हैं। जगह जगह हड़तालें हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं, शराब की दुकानों के बाहर धरने दिए जा रहे हैं, विदेशी कपड़ों की बोरियां जलाई जा रही है, सरकारी कर्मचारी नौकरी से त्याग पत्र दे रहे हैं, लगान व अन्य करों के भुगतान भी बंद कर दिए गए हैं। इस देश के हर आदमी में ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने का हौसला तैयार हुआ है। अंग्रेजी राज देश के लिए, हर देश के लिए और के लिए अभिशाप है। यह न केवल भारत के लिए, अन्य देशों के लिए भी अभिशाप है। महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, काला कानून मुर्दाबाद, काला कानून मुर्दाबाद, काला कानून मुर्दाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, महात्मा गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और इसी बीच और गांधी जी ने फिर दूसरा नागरिक अवज्ञा आंदोलन चलाया और ब्रिटिश राज की लाठी और गोली से 1100 लोग मारे गए और 90,000 सत्याग्रही गिरफ्तार हुए। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया तथा ब्रिटिश पत्रकार वेल्सफोर्ड ने लिखा कि नागरिक अवज्ञा आंदोलन के इस संघर्ष का नतीजा यह निकला है कि भारतीयों ने ब्रिटिश राज की गुलामी से अपने मन को मुक्त कर लिया है तथा अपने दिलों में आजादी प्राप्त कर ली है। इस संघर्ष की शर्मनाक बात ये रही कि देश के राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया और अंग्रेजों के साथ मिलकर वे भी भारतीय जनता का दमन करने में लगे रहे। इसीलिए भारतीय जनता की लड़ाई दो तरफा रही, एक और देशी सामंतवाद से तो दूसरी और विदेशी साम्राज्यवाद से। इस सारे दौर में दुर्भाग्य से मुस्लिम लीग कांग्रेस का विरोध करती रही और अंग्रेजों की बाटों और राजगिरों की नीति को सहयोग करते रहे। मार्च 1931 में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ, जिससे सरकार राजनीतिक बंदियों को रिहा करने को तैयार हुई। भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार मिला। विदेशी वस्त्र बेचने वालों व शराब बेचने वालों की दुकानों के बाहर धरना देने का अधिकार मान लिया गया। और इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और ब्रिटेन युद्ध में उलझ गया। युद्ध के दौरान 1942 में भारतीयों ने एक बार फिर से जोरदार आवाज उठाई, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया। महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद। आज 8 अगस्त है 1942 का, ये बंबई का दिन हम भारतीयों के लिए क्रांति का बिगुल बजाने का दिन है। अब भारत को आजाद होना ही है। भारत को आजाद होने में भारत का हित तो है ही। एशिया और अफ्रीका के बहुत से देश जो साम्राज्यवाद के नीचे कुचले पड़े हैं, उन्हें भी आजाद होने की प्रेरणा मिलेगी। अब आजादीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद को समाप्त करने के लिए भारत में ब्रिटिश शासन की तुरंत समाप्ति एक जीवंत प्रश्न है। इसीलिए मैं अगर हो सके तो तत्काल इसी रात यानी सुबह होने से पहले भारत की स्वाधीनता चाहता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप मेरी इस बात में भरोसा करेंगी। अब जब भी मैं वायसराय से मिलूंगा तो मैं अपना मंत्रिमंडल बनाने के लिए या दूसरी ऐसी सुविधाओं के लिए सौदा करने वाला नहीं हूँ। मैं पूर्ण स्वाधीनता से कम किसी भी ऐसी सुविधाओं के लिए सौदा करने वाला नहीं हूँ। मैं पूर्ण स्वाधीनता से कम किसी भी चीज से संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। अब मैं आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ, जिसे आप अपने दिल में सजा कर रख ले और हर एक सांस में जाप करे। वह मंत्र है, करो या मरो, 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 करो या मरो। हम भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इसी प्रयास में मारे जाएंगे, लेकिन हम अपनी और गुलामी भोगते रहने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। माता की जय, 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 मातरम,
सुभाष चंद्र बोस हैं। राष्ट्रवादी गतिविधियों में भाग लेने के कारण कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकाल दिए गए, केवल 19 वर्ष की उम्र में। 1920 में इंग्लैंड में इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की, किंतु 1921 में भारत में चल रहे असहयोग आंदोलन की खबरें लंदन में पड़ी और आईसीएस की नौकरी को ठोकर मारकर भारत आ गए और इसी साल गिरफ्तार भी कर लिए गए। अभी सुभाष 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए 1935 के भारत सरकार कानून पर टिप्पणी कर रहे हैं। प्रत्येक साम्राज्य भेंट डालो और शासन करो की नीति को अपनाता है, परंतु संसार के किसी भी साम्राज्य ने इस नीति को इतनी निपुणता और क्रूरता से नहीं अपनाया जितना ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनाया है। अंग्रेजों ने 1935 का जो कानून बनाया है, यह देश के टुकड़े करने की साजिश रचने के लिए बनाया है और हमें इस कानून का पुरजोर विरोध करना चाहिए। यदि कांग्रेस ने अथवा कांग्रेस के किसी भी समूह ने भारत की इस भाग्य निर्मात्री घड़ी में किसी भी प्रकार की कमजोरी दिखलाई तो वह भारत की स्वतंत्रता के विरुद्ध भयंकर विश्वासघात और धोखा होगा। जहां तक मेरा प्रश्न है, यदि कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार की संघीय योजना को स्वीकार कर लिया तो मेरा यह पावन कर्तव्य होगा कि मैं अपने आप को कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से मुक्त कर लूं, जिससे जो देश हित में सर्वश्रेष्ठ हो उसे कर सकने के लिए स्वतंत्र रह सकूं। सुभाष चंद्र बोस की न गांधी जी से सहमति बनी और न ही कांग्रेस से। वे घूम घूम कर पूरे देश में अंग्रेजी राज के विरुद्ध भारत की जनता में जोश बढ़ते रहे। नतीजा यह निकला कि 1939 की त्रिपुरी में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ, वह भारी बहुमत से चुनाव जीत गए। गांधी जी के प्रतिनिधि पट्टाभी सिद्धरामैया चुनाव हार गए। गांधी जी ने इसे अपनी व्यक्तिगत हार माना। सन 1939 में सुभाष ने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कहा, विश्व युद्ध 6 महीने में प्रारंभ हो जाएगा। ब्रिटेन अपने जीवन मरण के युद्ध में फंसा होगा, इसलिए अब समय आ गया है कि हमको ब्रिटिश सरकार को अंतिम चुनौती देनी चाहिए कि वह एक निश्चित समय में भारत की स्वतंत्रता की घोषणा करे। यदि हमने इस स्वर्ण अवसर का लाभ नहीं उठाया तो जब शांति स्थापित होगी तो साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार हमारा दमन करने से बाज नहीं आएगी। सुनो 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 मुनादी सुनो, सुनो 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 मुनादी सुनो, सुनो 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 मुनादी सुनो, सुनो 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 मुनादी सुनो। मुनादी है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया है और जेल में उन्होंने आमरण अनशन शुरू करने की धमकी दी है। अंग्रेज सरकार घबरा गई है और सुभाष चंद्र बोस को अपने घर वापस भेज दिया है। सुभाष चंद्र बोस के घर पर 62 गुप्तचर और पुलिस वाले बिठा दिए, लेकिन वे सबको चकमा देकर पठान के वेश में काबुल निकल गए। वे जर्मनी गए, हिटलर से मिले और सिंगापुर में उन्होंने भारत की आज़ाद सरकार बनाई, भारत की आज़ाद सरकार। और फिर उन्होंने अंग्रेजी राज से लड़ने के लिए हिंदुस्तानियों की अपनी फौज बनाई, आजाद हिंद फौज।
गांधी रेजिमेंट दायमत। ये जिंदगी है कौम की, गांधी रेजिमेंट एक कदम बाईजान। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे परेड मदद दे चल। परेड थम। शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, तुझे शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, तुझे वतन बनाए। गांधी रेजिमेंट सलामी दे, नेहरू रेजिमेंट सलामी दे। परेड सामने देख। हिंदुस्तान किसी की मेहरबानी से नहीं, अपने पुत्र और पुत्रियों के खुद से आजाद होना है। मुझे इस बात में थोड़ा भी संदेह नहीं है कि दूसरे महायुद्ध के अंत में हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा। यदि ब्रिटेन इस युद्ध में जीत भी जाए तो भी वह संसार में चौथे दर्जे की शक्ति रह जाएगा। फिर वह हिंदुस्तान पर कब्जा नहीं रख पाएगा, वह शक्तिहीन हो जाएगा। आजाद हिंद फौज के मेरे प्यारे बहादुर सैनिकों, तुम्हारा नाम भारत की आजादी के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इसलिए इस देश की आजादी के लिए तुम अपना सब कुछ दे दो और फकीर बन जाओ। हिंदुस्तान की आजादी केवल और केवल हमारे खून से खरीदी जा सकती है। इसलिए इस देश की आजादी के लिए तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो। मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बाहर से भारत को स्वतंत्र करने के लिए जब आजाद हिंद फौज के सैनिक ब्रिटिश सेना पर आक्रमण करेंगे तो भारत में उग्र क्रांति का विस्तार होगा और भारतीय सेनाओं में विद्रोह होगा। ब्रिटेन को सत्ता छोड़कर भागना पड़ेगा और मुस्लिम लीग की कुचाले पस्त हो जाएगी और हमारा यह हिंदुस्तान बिना विभाजन के आजाद होगा और कांग्रेस की नीतियों से देश बटेगा और मैं आपको अविभाजित भारत दूंगा। तुम पीछे मुड़कर देखे बिना आगे बढ़ो, मैं तुम्हें दिल्ली ले चलूंगा। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। परेड दाएं मुड़। परेड मदद दे चल। गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा।
नेतृत्व में आजाद हिंद फौज बर्मा के रास्ते इम्फाल पहुंच रही है और वह भारत की आजादी के लिए भारतीय ब्रिटिश सेना से लड़ रही है। नेताजी द्वारा स्थापित अस्थायी सरकार को जापान, जर्मनी, चीन, इटली, आयरलैंड, बर्मा तथा फिलीपींस ने मान्यता दे दी है। अंडमान निकोबार द्वीप आजाद हिंद फौज को मिल गए हैं। नेताजी ने उनका नाम शहीद दिवस और स्वराज द्वीप रख दिया है। बिंदु अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराने से 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और आजाद हिंद फौज को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। कहते हैं नेताजी 18 अगस्त 1945 को एक हवाई दुर्घटना में मारे गए। आजाद हिंद फौज के 3 अफसरों शाहनवाज खान, गुरुदयाल डिल्लो, पीके सहगल तथा 25,000 सैनिकों पर लाल किले में कोर्ट मार्शल का मुकदमा चला। ब्रिटिश सैनिक अधिकारियों ने अपनी सेना की नब्ज टटोली और पाया कि भारतीय सेना के 80% सैनिक इस कोर्ट मार्शल के खिलाफ थे। इतना ही नहीं, भारतीय जनता इन्हें मुक्त कराने के लिए उत्तेजित थी। भारतीय ब्रिटिश सेना के फील्ड मार्शल आचिल लेक ने कहा, मैं ही ब्रिटिश भारतीय सेना का फील्ड मार्शल आचिल लेक हूँ। मैंने 26 नवंबर 1945 को वायसरॉय लॉर्ड बोवेक को पत्र लिखा था कि जो असंख्य जानकारी एवं प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर मुझे थोड़ा भी डाउट नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस का आजाद हिंद फौज सेना पर कल्पनातीत प्रभाव रहा है। दरअसल सुभाष चंद्र बोस की पर्सनालिटी बहुत ग्रेट रही है और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी में आजाद हिंद फौज सेना के प्रति सहानुभूति बढ़ती जा रही है और यह चिंता की बात है कि इंडियन आर्मी के 80% सैनिक आजाद हिंद फौज की लड़ाई से एग्री करते हैं। मैं माइकल एडवर्ड हूँ, लेखक हूँ। मेरी पुस्तक है लास्ट ईयर्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत के आखिरी साल। मैंने लिखा है, भारत सरकार को उम्मीद थी कि आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाकर भारतीय सेना के मोराल को फिर से मजबूत किया जाएगा, परंतु उस कोर्ट मार्शल की कार्रवाई ने भारतीय सेना में अशांति उत्पन्न कर दी। इंडियन आर्मी का सैनिक शर्मिंदा होने लगा कि उसने भारत को आज़ाद कराने के बजाय भारतीय जनता का दमन कर ब्रिटिश सरकार का साथ दिया है। ब्रिटिश सरकार ने यह अच्छी तरह समझ लिया कि ब्रिटिश शासन की रीढ़ रही इंडियन आर्मी पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। सुभाष चंद्र बोस जिंदा तो नहीं रहे, लेकिन उनकी प्रेतात्मा लाल किले के प्राचीरों पर टहल रही थी और सुभाष चंद्र बोस के एकाएक बड़े राजनीतिक आकार ने ब्रिटिश शासन और कांग्रेस दोनों को भयभीत कर दिया था। सुनो 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 मुनादी सुनो 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 मुनादी सुनो 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 मुनादी सुनो। मुनादी है कि भारतीय नौसेना ने बंबई, कराची, मद्रास, कलकत्ता, कोचीन, विशाखापट्टनम सब जगह विद्रोह कर दिया है। भारतीय वायुसेना के सैनिकों ने आजाद हिंद फौज के कोर्ट मार्शल का विरोध किया है और उनके बचाव के लिए चंदा भेजा है। भारतीय वायुसेना ने हड़ताल कर दी है, जुलूस निकाला है। सुनो 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 मुनादी सुनो। ब्रिटिश सरकार के प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की है कि ब्रिटेन जून 1948 तक भारत को आजाद कर देगा। अरे भैया, आप सबको पता है अंदर की बात तो कुछ और ही है। क्या है? अरे आओ बताता हूँ मैं। अरे भाई, ये बात हमें क्या बता रहा है, इनको भी बता, ये भी अपने ही लोग हैं। हाँ हाँ, ये बात मैं बताता हूँ कि भारतीय सेना के विद्रोह से अंग्रेजों के होश उड़ गए और वे जल्दी भारत छोड़ने वाले हैं, यानी जून 1948 से भी पहले। सुनो आइए अब हम मिलते हैं लॉर्ड माउंटबेटन से। ये है हिंदुस्तान के अंतिम वायसराय
चंद्र बोस ने सच कहा था कि प्रत्येक साम्राज्य भेद चारों शासन करने की नीति को अपनाता है, परंतु दुनिया के किसी भी साम्राज्य ने इस नीति को इतनी निपुणता और क्रूरता से नहीं अपनाया जितना ब्रिटिश साम्राज्य ने। और ब्रिटिश साम्राज्य की क्रूरता का यह शरीफ चेहरा आपके सामने खड़ा है, लॉर्ड माउंटबेटन। मैं भारत में शासन करने नहीं आया, मैं तो आपको सत्ता सौंपने आया हूँ। हालांकि प्राइम मिनिस्टर एटली ने जून 1948 में सत्ता सौंपने की घोषणा की है, किंतु मैं चाहता हूँ ये सत्ता आप लोगों को 10 महीने पहले यानी 15 अगस्त 1947 को ही सौंप दी जाए। आज 18 जुलाई 1947 है और ब्रिटिश सम्राट ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। आज से ठीक 28 दिन बाद यानी 15 अगस्त 1947 को इस देश के भारत व पाकिस्तान नामक 2 हिस्से बना दिए जाएंगे। पाकिस्तान में पश्चिम पंजाब, बलूचिस्तान, उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांत, सिंध व पूर्वी बंगाल रहेंगे तथा शेष हिस्सा भारत संघ होगा। और 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार देसी रियासतों को भी आज़ाद कर देगी। अब ये देसी राजा अपनी इच्छा अनुसार भारत और पाकिस्तान में मिलकर रह सकेंगे तथा आज़ाद भी रह सकेंगे। हिंदुस्तान के 40% भाग पर 562 देसी रियासतें छाई हुई हैं, जिनमें देसी राजाओं का राज है और अब तक वे ब्रिटिश शासन के अधीन थी। अब 15 अगस्त को वे भारत या पाकिस्तान जिसमें चाहे मिल सकते हैं या वे स्वतंत्र देश के रूप में भी रह सकते हैं। देखा आपने कितना खतरनाक है यह ब्रिटिश राज का फैसला। एक और देश के 2 टुकड़े कर दिए, दूसरी ओर देसी राजाओं को भी स्वतंत्र कर दिया। इस अंग्रेजी राज ने 564 भारत बना दिए, एक भारत यूनियन, एक पाकिस्तान और 562 स्वतंत्र रियासतें, अर्थात 564 आजाद भारत। देखा आपने अंग्रेजों ने कैसी आजादी दी हमको। तुम सब आजादी चाहते थे ना, लो आजादी, आजादी ही आजादी, कोई एक आजादी नहीं, 564 आजादियां, 564 आजादियां, 564 आजादियां, 564 आजादियां, 564 आजादियां। वंदे मातरम, वंदे वंदे सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिंदुस्तान के महाराजाओं को जिन्ना का आदाब, भारत के राजा महाराजाओं को पटेल का अभिवादन। हिंदुस्तान के महाराजा लोग पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। अगर आप हिंदुस्तान में मिलते हैं तो आपका राज चला जाएगा और आप जनता के राजा नहीं, जनता के गुलाम हो जाओगे। और अगर आप पाकिस्तान में मिलते हैं तो आपका राज जो को तो सलामत रहेगा। और हम आपकी शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं और इसलिए आप महाराजा लोग पाकिस्तान में शामिल होइए। आप भारत के राजा महाराजाओं ने भारत के राजा महाराजाओं ने देश की एकता के मूलभूत सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है। यह विशाल देश हमें हमारी हजारों वर्षों की सांस्कृतिक एकता के साथ हमारे पूर्वजों की ओर से गौरवपूर्ण विरासत के रूप में मिला है। आज अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होकर हम सब
इस भारत संघ को बनाने में समान रूप से साझेदार है और इसी में हम सबकी भलाई भी है। दुनिया की कोई भी शक्ति हमें छोटे छोटे दायरों में नहीं बांट सकती। इसलिए मैं आप सबको एक माता के सुपुत्रों की तरह एक साथ बैठकर इस भारत संघ में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी देशी राजा इस भारत पर आए विभाजन के संकट को अच्छी तरह समझेंगे और सब मिलकर भारत संघ बनाएंगे। यह कांग्रेस की सरासर चाल है। कांग्रेस आप राजा लोगों को जनता का गुलाम बनाना चाहती है। दरअसल ब्रिटिश काल में जब आप राजा लोगों का राज अपने अंडर में लिया था, अब वह राज आपको लौटा दिया है। और आप जानते हैं ना कि जब पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग हो सकता है तो इंडियन फ्रीडम एक्ट के तहत आप राजा लोग भी अलग हो सकते हैं और स्वतंत्र राष्ट्र संघ का निर्माण कर सकते हैं। यदि भारत संघ आपके साथ कोई भी ज्यादती करता है तो पाकिस्तान आपकी पूरी मदद करेगा और स्वतंत्र राष्ट्र संघ भी आपकी पूरी रक्षा करेगा। और आप जानते हैं कि हैदराबाद, भोपाल और जूनागढ़ के नवाब यह पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वे भारत संघ में शामिल नहीं होंगे और वे अलग ही स्वतंत्र राष्ट्र संघ बनाएंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है आप राजा लोग या तो पाकिस्तान में शामिल हुई या भारत संघ से अलग ही रहिए। जिन्ना साहब सही कहते हैं। अच्छा ही किया कि आजादी की इस लड़ाई में हमने अंग्रेजों का साथ दिया, इसीलिए अंग्रेज सरकार आज हमारे साथ खड़ी है और हमें हमारा राज्यों का जो हमें वापस सौंप रही है। अब हम पहले की तरह पूरी तरह से स्वतंत्र है। अब हम फिर से भारत संघ के गुलाम क्यों बने? लेकिन महाराजा बंधु, ये सवाल गुलामी का नहीं है। सरदार पटेल ने साफ बोला है कि भारत संघ में समान रूप से साझेदार बनने में हमारा हित है। यूं अलग अलग रहेंगे तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा महाराज। अरे किसमें हिम्मत है हमारा सर्वनाश करने की? हम अपनी तलवार के बल पर फिर से राज करेंगे ठाठ से। हमें इन कांग्रेसियों के चाल में बसने की कतई जरूरत नहीं है। देख लेना, ये कांग्रेसी हमारी जनता को भड़काएंगे और हमारा राज छीन कर रहेंगे। सही कहते हो महाराज। ये कांग्रेस साले कायर निकले, खुद तो तुम दबा कर भाग रहे पर हमें चुल्लू भर पानी में डूबने के लिए छोड़ रहे हैं। ये अंग्रेज हमें आजादी नहीं करते। ये आजादी नहीं है महाराज, ये हमारी बर्बादी है, बर्बादी, सरासर बर्बादी। किस बात की बर्बादी? अंग्रेजों ने तो हम सबको बराबर आजादी दी है। जिन्ना साहब सही तो कहते हैं। हम भारत संघ की गुलामी करते ही क्यों हैं? हम सब अपने अपने राज्यों को भारत संघ से अलग रखकर स्वतंत्र क्यों निकल लेते हैं? लेकिन हमारे अलग अलग छोटे छोटे राज्य बने तो यह भारत संघ टूट जाएगा। अरे चुनाई कब था? हम 562 राजा लोग हमेशा से अलग रहते आए हैं। टेक्निकली आप राजा लोग ब्रिटिश सरकार द्वारा आजाद तो कर दिए गए, लेकिन आप लोग अलग अलग रहकर अपने राज्य की रक्षा नहीं कर सकते। कहाँ है आपके पास इतनी बड़ी सेना? भारतीय सेना भारत संघ के पास रहेगी। डाक तार जैसी सुविधाएं भी भारत संघ के अधिकार में रहेगी, आपके अधिकार में नहीं रहेगी। प्रैक्टिकली आप सबको अपने खुद के इंटरेस्ट में भारत संघ के साथ जुड़ना ही होगा। लेकिन आप लोग चिंता न करें, भारत संघ में आप राजाओं के अधिकार एवं आपकी सत्ता पर कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन बादशाह साहब, जिन्ना साहब हमें ज्यादा अधिकार दे रहे हैं तो हम पाकिस्तान से भी तो जुड़ सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, आप पाकिस्तान से भी जुड़ सकते हैं। लेकिन आपने अपने राज्य का भूगोल देखा है, आपके ज्यादातर राज्य छोटे छोटे राज्य भारत संघ के बीच में बसे, भारत संघ के प्रदेश के बीच में बसे हुए। कैसे जुड़ेंगे आप भारत संघ के साथ में? आप पाकिस्तान के साथ में कैसे जुड़ सकते हैं? लेकिन अगर आप लोग भारत संघ के साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी इस स्टेंसिल एग्रीमेंट पर साइन कर दें और जुड़ जाए। की नालायक हो गई है, ये खुलेआम गुमराहने लगी है। बिल्कुल महाराजा, जनता बदल गई है। हम राजाओं को ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि ब्रिटिश राज द्वारा दी गई आजादी से हम आजाद नहीं हो जाते। महाराजाओं, समझो जनता अब जाग गई है। इतनी भारी भरकम सेना होने के बावजूद इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंका, तो हमें उखाड़ने में क्या देर लगेगी? सही कहते हैं महाराज, अब हमें भारत संघ में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे बेहतरीन और सुरक्षित विकल्प अब हमारे पास नहीं है। हमारा ट्रावणकोर राज्य समुद्र के किनारे स्थित है। समुद्री मार्ग से हम पूरी दुनिया से जुड़े हुए, इसलिए हम भारत संघ में शामिल नहीं होंगे। रामास्वामी, कुछ बड़ा सोचो, बड़ा। इस विशाल भारत के बारे में सोचो। दुनिया में हमारा एक बड़ा देश उभर रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक विशाल भारत। सत्ता परस्ती के अपने छोटे से स्वार्थ में इस विशाल भारत के अंगों को तोड़ने का दुस्साहस मत करो। आप इसे तोड़ तो नहीं पाओगे, तो फिर जोड़ने का ही काम करो।
अंग्रेजों ने केवल भारत को ही आजादी नहीं दी है, हमें भी दी है, इसलिए आप हम पर दबाव नहीं डाल सकते। मैं कह चुका हूं, हमारी सीमाएं भारत संघ से अलग रहेगी। सब समझता हूं तुम्हारी सीमाओं को रामास्वामी। चलो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का ये कागज ले जाओ, ग्राउंड कोर्ट जाकर शांत दिमाग से सोच लेना। मैं दिल्ली से पटेल बोल रहा हूँ, सरदार पटेल। तुम्हारा त्रावणकोर का राजा अपने स्वार्थ में अंधा हो चुका है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा इसका स्वार्थ कुछ अच्छी तरह से जगाने की जरूरत है, ताकि इसकी आंखें खुले और देश के अन्य राजाओं को भी नसीहत मिले। मेरी बात को गंभीरता से सुनो। कांग्रेस के बहकाव में हरगिज मत आओ। आज जब हम अंग्रेजों के द्वारा आजाद कर दिए गए हैं तो गुलामी को बर्दाश्त क्यों करें? ये भारत तो हमारा अपना देश है, तो इसमें मिलने में हमारी गुलामी कहां पर है? त्रावणकोर राज्य सैकड़ों वर्षों से आजाद रहा है, तो आज हम अपनी संप्रभुता को क्यों खोए? यह संप्रभुता किसकी, आप राजा हो या जनता की? जनता की। जनता अब आजादी चाहती है। हम अंग्रेजों के साथ साथ आप राजाओं की तानाशाही से भी तंग आ चुके हैं। आप राजाओं ने हजारों वर्षों से हमारा खून पिए, आपके द्वारा किए जाने वाले शोषण से बर्बाद हो गए। अब हम अंग्रेजों से भी आजाद और आपके तानाशाही राजतंत्र से भी। अब हमें लोकतंत्र चाहिए। अब आपकी तानाशाही नहीं चलेगी, अब आपकी राजाशाही नहीं चलेगी, अब हम आपको कोई भी टैक्स नहीं देंगे, आपको कोई भी कर नहीं देंगे। रामास्वामी के खिलाफ विद्रोह कर दिया है और रामास्वामी ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर दिया है। मेनन, गांधी जी के नेतृत्व में लड़ी गई भारत की आजादी की इस चौतरफा लड़ाई ने भारत की जनता को स्वतंत्र और निर्भीक कर दिया है। हमें भारत की स्वतंत्रता प्रिय जनता का शुक्रगुजार होना चाहिए। पत्र को फौरन वायसराय के पास भिजवा दो और इसकी खबर प्रेस को भी दे दो तुरंत, ताकि देश के अन्य राजाओं को भी सबक मिल सके। जिन्ना साहब, मैं जोधपुर का महाराजा हनुमंत सिंह हूँ। मैं आपके पाकिस्तान में मिलने को तैयार हूँ। बताइए आपका पाकिस्तान मुझे क्या क्या सुविधा देगा? आप सुविधाओं की क्या बात कर रहे हो महाराजा? आप हमारी ओर से पाकिस्तान में महाराजा है और आपका पाकिस्तान में राज जो तो सलामत रहेगा। रही बात शर्तों की, तो मैंने इस खाली कागज पर दस्तखत कर दिए है, शर्तें आप बदल लेना। और महाराजा हनुमंत सिंह पाकिस्तान में मिलने के लिए जैसलमेर और बीकानेर के राजा को तैयार करे, लेकिन थोड़ा जल्दी। और पाकिस्तान तो आपका बहुत नजदीक है महाराजा। और कांग्रेस और माउंटमेंट के लोग आपको किस भूगोल की दलाल दे रहे हैं। हिंदुस्तान की दिल्ली तो आपसे बहुत दूर है और पाकिस्तान कराची तो बहुत नजदीक है महाराजा। बिल्कुल जिन्ना साहब, हिंदुस्तान की दिल्ली हमसे बहुत दूर है और पाकिस्तान का कराची हमारे पास। किंतु मुझे बस एक दिन की मोहलत दीजिए जिन्ना साहब। मैं जोधपुर जाकर वापस आऊंगा और आते ही पाकिस्तान को ज्वाइन करने के एग्रीमेंट पर साइन कर दूंगा। बस एक दिन की तो बात है जिन्ना साहब। महाराज, सरदार पटेल के सेक्रेटरी मेनन साहब का दिल्ली से फोन था, आपको तुरंत दिल्ली याद फरमाया है। सर, जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह मिस्टर जिन्ना से लगातार संपर्क में है और उन्होंने पाकिस्तान में मिलने का फैसला कर लिया है, तो उन्हें तुरंत फोन कर दिल्ली बुलवाना पड़ा है। मिस्टर हनुमंत सिंह, आप हिंदू हैं,
आपकी प्रजा भी हिंदू है। अगर आपने पाकिस्तान में मिलने का अटेम्प्ट किया तो जोधपुर राज्य की प्रजा और जोधपुर राज्य के ठिकानेदार आपके खिलाफ रिवोल्ट कर देंगे। आपको तो मालूम ही है त्रावणकोर की पब्लिक ने वहाँ के राजा का क्या हाल किया था। उसी प्रकार आपकी प्रजा आपके खिलाफ हो जाएगी और आपके खिलाफ रिवोल्ट कर देगी। फिर आपके पास में ना तो पाकिस्तान में मिलने का रहेगा, ना आप इंडियन संघ में मिल पाएंगे। मिस्टर अनुबंध, अगर आप अपना भला चाहते हैं तो स्टैंड एग्रीमेंट पर साइन कर दें और अभी जुड़ जाए, अभी राइट नाउ। गुड। एग्रीमेंट को कैंसिल करता हूँ। मैं पाकिस्तान में मिलना चाहता हूँ। मिस्टर मेनन, ये एग्रीमेंट मुझे वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। महाराज, आप मेरी जान तो ले सकते किंतु एग्रीमेंट नहीं। इस एग्रीमेंट के बाद हमारा जोधपुर स्वतंत्र तो रहेगा ना? महाराज, जोधपुर का स्वतंत्र रहेगा। स्वतंत्र रहते ये तो भविष्य बताएगा महाराज। जनता बदल चुकी है महाराज, जनता बदलाव चाहती है महाराज। आइए महाराज, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। मुनादी है कि अब 14 अगस्त 1947 को आधी रात के घने अंधेरे में इस देश का झंडा बदला जाएगा। लेकिन आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे बाबा, सिर्फ झंडा ही तो बदलेगा ना, बाकी सब तो एक समान ही रहेगा। सोचिए, पिछले 30 साल से भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक महात्मा गांधी आज दिल्ली में क्यों नहीं हैं? वे इस देश के झंडा परिवर्तन कार्यक्रम में शामिल क्यों नहीं होना चाहते? सोचिए सोचिए। मालूम है गांधी जी इस वक्त कहाँ हैं? वे पश्चिम बंगाल के नुआखली में हिंदू मुसलमान के बीच मारकाट को रोकने के लिए गए हैं। मैं आज 14 अगस्त को नोआखली में अजीब बात महसूस कर रहा हूँ कि आज़ादी तो आ गई, मगर इस आज़ादी का मेरे मन में कोई उत्साह नहीं है। मुझे लगता है कि हम अभी तक अंग्रेज़ों से आज़ादी पाने के लिए ऊपरी तौर पर अहिंसक रास्ता अपनाए थे, लेकिन जब सत्ता मिल रही है तो हमारे अंदर अब तक कभी हिंसा की आग आज ज्वालामुखी के रूप में फूट पड़ी है। मैं अपने जीवन काल में शांति देखने के बारे में लगभग निराश हो चुका हूँ। सत्ता के हस्तांतरण और देश के विभाजन को लेकर जो कुछ हो रहा है उसका मेरे मन पर भारी बोझ है। इसलिए बहुत समय तक जिंदा रहने की अपनी शक्ति पर भी मुझे विश्वास नहीं रह गया है। स्वराज कहाँ है? केवल अंग्रेज जा रहे हैं, इसलिए इसमें उत्साह और उत्तेजना अनुभव करने की बात ही क्या है? कल 15 अगस्त से हम आज़ाद हो जाएंगे,
मगर आज आधी रात से हिंदू और मुसलमान दोनों के खून से लथपथ इस हिंदुस्तान के टुकड़े भी हो जाएंगे। इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का भी दिन होगा और गम का भी दिन होगा। मैं स्वतंत्र भारत के जनप्रतिनिधियों को आगाह करना चाहता हूँ कि आज से सत्ता पर आसीन होने वाले आप लोगों को कांटों का ताज पहनना होगा। आप सत्ताधारी लोग सत्य और अहिंसा की सतत साधना करें। जनता के आसुरी प्रतिनिधि जनता के साथ विनम्र बने रहिए। आप लोग एक दूसरे का विरोध छोड़कर आपस में सहनशील बनिए। मैं नए भारतीय जनप्रतिनिधियों को चेतावनी के साथ कहना चाहता हूँ कि आप सत्ता से सावधान रहिए। सत्ता मनुष्य को भ्रष्ट करती है। आप सत्ता के भ्रष्टाचार से बचिए। इसकी तड़क भड़क और आडंबर में मत फंसिए। याद रखिए, आपने अपने घर भरने के लिए नहीं, भारत के गांव में बसे भूखे नंगे गरीबों की सेवा करने के लिए अंग्रेजों से सत्ता प्राप्त की है। हमने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों को जातिवाद व संप्रदायवाद फैलाने के लिए कोसा था। अब आप आजाद भारत में जातिवाद व संप्रदायवाद न फैलाएं। हमने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों को अत्याचार व शोषण करने के लिए कोसा था। अब आप आजाद भारत में अत्याचार व शोषण न करें। हमने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों को सत्ता की हिंसा और सत्ता के आतंकवाद के लिए कोसा था। अब आप आजाद भारत में सत्ता की हिंसा और सत्ता के आतंकवाद को न बढ़ाएं। जब तक संप्रदायवाद, जातिवाद, हिंसा, शोषण, गरीबी और रहेगी तब तक जनता की आज़ादी कहाँ। मगर स्वतंत्र भारत में भी इस प्रकार की अगर बुराइयां जारी रही तो निश्चित है कि आज़ाद भारत की जनता एक बार फिर अपनी गुलामी के लिए लड़ाई लड़ेगी और ये लड़ाई होगी आप भारतीय सत्ताधारियों के खिलाफ। अगर मैं जिंदा रहा तो वह लड़ाई मैं अपने ही सत्ताधारियों के खिलाफ मैं खुद लड़ूंगा, और अगर मैं जिंदा नहीं बचा तो मेरे बाद इस देश का हर नौजवान, हर आदमी उस दूसरी लड़ाई को इन भ्रष्ट सत्ताधारियों के खिलाफ जरूर लड़ेगा। लेकिन यह तय है कि दूसरा युद्ध होकर रहेगा। जिस तरह हमने अंग्रेजों के विरुद्ध आजादी के युद्ध को जीता, उसी तरह भारत के गरीब लोग भ्रष्ट सत्ताधारियों के खिलाफ यह दूसरा युद्ध जीत कर देंगे।
गांधी आम जनता द्वारा सत्य के पक्ष में लड़ी जाने वाली एक अहिंसात्मक लड़ाई का नाम है, चाहे वह लड़ाई अंग्रेजी राज्य के अन्याय के खिलाफ हो या स्वतंत्र भारत के वर्तमान अन्यायी सत्ताधारियों के खिलाफ। गांधी हर व्यक्ति के भीतर हर समय चलने वाली एक लगातार लड़ाई है, हर बुरी चीज के विरुद्ध, हर सच्चाई के पक्ष में लगातार लड़ी जाने वाली लड़ाई। और इस पवित्र लड़ाई को हमें हमारे भीतर हर समय जिंदा रखना होगा। फिलहाल महात्मा गांधी पश्चिम बंगाल के नोआखाली में हिंदू मुस्लिम के बीच फूटी एक हिंसा की बड़ी लड़ाई से मुकाबला कर रहे हैं और स्वतंत्र भारतीय संघ की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत की संविधान सभा के सामने भाषण दे रहे हैं। वंदे मातरम! वंदे मातरम! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! मेरे प्यारे भारतवासियों, वर्षों पहले हमने भविष्य के साथ वादा किया था और अब समय आ गया है कि हम अपने उस वचन का पालन करें। रात को जब 12 का घंटा बजेगा और जब पूरा विश्व सो रहा होगा, तब भारत अपने जीवन और अपनी स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होगा। इतिहास में कभी कभी ही वह क्षण आता है, मगर आता अवश्य है, जब हम पुराने से निकलकर नए को अपनाते हैं, जब एक युग का अंत होता है, जब किसी राष्ट्र की लंबे समय से दबी हुई आत्मा मुखर हो उठती है। उचित यही है कि इस पुनीत क्षण में हम भारत और उसकी जनता की भलाई के लिए और उससे भी व्यापक कर मानवता के हित में समर्पित होने का संकल्प करें। आज हमारे दुर्भाग्य का काल समाप्त हुआ और भारत ने पुनः अपने आप को पा लिया है। आज मैं भारत की जनता से वादा करता हूं कि हम स्वतंत्र भारत में भारत की आम गरीब जनता की भलाई के लिए स्वतंत्रता संग्राम के सपनों को साकार करेंगे। जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।